स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बचपन की सुनहरी यादों में किसी न किसी ट्रेन जर्नी की यादें जरूर शामिल होंगी, जहां हम अपना सामान और खाना पैक करके अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ ट्रेन जर्नी पर जाया करते थे। शायद यही कारण है कि हम इंडियंस के लिए रेलवेज केवल एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस और हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग भी है। जी हां, वो इंडियन रेलवेज जो हर साल करोड़ों भारतीयों को उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचाता है और देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है। वो इंडियन रेलवेज जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट के जरिए इंडियन इकोनॉमी को वो बूस्ट देता है, जिसकी वजह से हमेशा से इंडियन रेलवेज को इंडियन इकोनॉमी का मिरर माना जाता रहा है। मगर बीते एक दशक में इंडियन रेलवेज की ये चमक कुछ फीकी पड़ती जा रही है, क्योंकि एक समय देश की लाइफलाइन समझे जाने वाली रेलवे की जगह अब हाईवेज ने ले ली है। जी हां, जहां एक और भारतीय ही नहीं बल्कि फॉरेन टूरिस्ट्स भी देश के हाईवेज नेटवर्क और रोड क्वालिटी की सराहना कर रहे हैं, वहीं इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ सर्विस पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब हालांकि ये बात सही है कि देश के डेवलपमेंट के लिए देश के रोड नेटवर्क का इंप्रूव होना जरूरी है, मगर आज देश के इस बढ़ते हाईवे नेटवर्क्स की वजह से इंडियन रेलवेज पर एक संकट खड़ा हो गया है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले समय में देश के हाईवेज की वजह से ही इंडियन रेलवेज ऑब्सोलीट होती चली जाएं। ठीक वैसे ही जैसे एक समय में यूएसए में हुआ था, जहां 1950s और 60s से डेवलप हुए यूएसए के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज ने धीरे धीरे इसके ऑलरेडी डेवलप्ड पैसेंजर रेल नेटवर्क को आउटडेटेड बना दिया। जबकि एक समय में यूएसए रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में वर्ल्ड लीडर माना जाता था। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? क्या वाकई भारत का डेवलपिंग हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्यारे इंडियन रेलवेज का गला घोंट रहा है? और अगर ऐसा है तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के डेडिकेटेड एफर्ट्स की वजह से बीते कुछ सालों में इंडियन रेलवेज ने काफी एडवांसमेंट अचीव किए हैं, जहां अब इंडियन ट्रेन्स पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी और रेलवे स्टेशंस कहीं ज्यादा अपग्रेडेड हैं। इतना ही नहीं, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स के शामिल होने से इंडियन रेलवेज कहीं ज्यादा एडवांस्ड नजर आता है। मगर यह बात ऑन पेपर जितनी आसान और सरल दिखाई देती है, प्रैक्टिकली उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप देखिए ना, कवच जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स से लैस और 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ने के लिए इक्विप्ड जिस वंदे भारत ट्रेन को जोर शोर से लॉन्च किया गया था, उसकी स्पीड साल दर साल कम होती जा रही है। जहां जून 2024 में फाइल की गई एक आरटीआई में यह बात पता चली कि ट्रैक रिप्लेसमेंट न हो पाने की वजह से देश की वंदे भारत ट्रेन की एवरेज स्पीड पिछले 3 सालों में 84 किलोमीटर पर आवर से गिरकर 76 किलोमीटर पर आवर हो गई है। वहीं देश की कॉमन पैसेंजर ट्रेन की स्थिति तो इससे भी ज्यादा बुरी है। एक रीसेंट न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी एवरेज स्पीड 42.3 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, जिसे कहीं से भी फास्ट नहीं कहा जा सकता। ऊपर से इंडियन रेलवेज ऑलरेडी अपनी एज ओल्ड परेशानियों से जूझ रहा है, जहां ओवर क्राउडेड और समय से लेट चलती ट्रेन्स उसकी पहचान बन गई हैं। मौके बेमौके ट्रेन्स में बढ़ती अनचेक्ड भीड़ अक्सर पैसेंजर्स के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। वहीं अपने शेड्यूल्ड टाइम से ट्रेन्स की घंटों की लेट लतीफी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक तरफ रेलवेज की ये परेशानियां हैं और दूसरी तरफ देश के अपग्रेड होते हाईवेज हैं, जिनकी वजह से आज बाय रोड सफर करना ट्रेन के सफर से भी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली से पटना तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार इस सफर के लिए लगभग 13 आवर्स का समय लेती है, जबकि 2023 में तैयार हो चुके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसी दिल्ली से पटना के सफर को पूरा करने में 11 आवर्स का टाइम लगता है। अब हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि रेल का सफर रोड के कंपैरिजन में काफी सस्ता है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि रेलवेज अपने टिकट्स में सब्सिडीज प्रोवाइड कराता है। आपने अक्सर रेल टिकट पर लिखी यह लाइन नोटिस की होगी कि इंडियन रेलवेज कॉस्ट ऑफ ट्रेवल का केवल 57% ही रिकवर करता है। मगर इसके बाद भी अक्सर एक्सपर्ट्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे जैसे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे इंडियन कम्यूटर्स अनकंफर्टेबल रेल जर्नी को पीछे छोड़कर रोड्स और फ्लाइट्स को प्रेफर करने लगेंगे।
बल्कि इकोनॉमिक सर्वे 2024 के डेटा से यह साफ पता चलता है कि देश में रेलवेज का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज में पैसेंजर्स की संख्या अब भी प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से रेलवेज का पैसेंजर रेवेन्यू भी बीते एक डेकेड से मोर और लेस स्टैग्नेंट है। जबकि दूसरी तरफ NHAI हर साल नेशनल हाईवेज से होने वाले टोल कलेक्शंस के नए रिकॉर्ड्स बनाता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म रेडबस द्वारा कराए गए सर्वे के अकॉर्डिंग देश में करीब 4.1 करोड़ ट्रैवलर्स डेली बस टिकट्स बुक करते हैं। अब जाहिर है कि यह आंकड़ा केवल ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म्स का है। इनमें अगर हम ऑफलाइन स्टेट ट्रांसपोर्ट या अनऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज को जोड़ दें तो यह नंबर कई गुना ज्यादा होगा। जबकि इस कंपैरिजन में अगर हम रेलवेज की बात करें तो बीते साल एक दिन में सबसे ज्यादा 3 करोड़ लोगों ने ट्रेन से कम्यूट किया था, जहां ये फिगर्स अपने आप में रोड ट्रांसपोर्ट की सुप्रीमेसी को प्रेजेंट कर देता है। ऐसे में इंडियन रेलवेज का फ्यूचर कुछ धुंधला नजर आता है। खैर, ये तो बात हुई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, मगर रेलवेज को हाईवेज से असली टक्कर उस सेगमेंट में मिल रही है जहां वो रेलवेज की जेब पर भारी पड़ रहा है। तो क्या है वो सेगमेंट, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसकी सबसे बड़ी आयरनी यही थी कि देश में अपने आप को चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने वाले इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स के व्हील्स और एक्सेल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। असल में अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच इन्हें तैयार करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नोट के अनुसार इन रेलवेज व्हील्स और एक्सेल्स को वाया रोड ट्रांसपोर्ट करना कंपैरेटिव तरीके से चीपर था। दोस्तों, ये कहानी केवल सेल या फिर इस पिक्चर की नहीं है, बल्कि इन जनरल फ्रेट ट्रांसपोर्ट के मामले में इंडियन रेलवेज का वर्चस्व घटता जा रहा है, जिसके चलते आज दुनिया के 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क वाले भारत में ज्यादातर फ्रेट ट्रांसपोर्ट रोड्स के जरिए ही हो रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जहां 1951 में देश का 85% फ्रेट रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था, वहीं 2024 में यह गिरकर 29% हो चुका है, जबकि रोड के थ्रू होने वाले फ्रेट ट्रांसपोर्ट का शेयर 65% के आसपास है। और ये तब है जब रेलवेज अपनी कमाई का ऑलमोस्ट 2/3 फ्रेट और कार्गो ट्रांसपोर्ट से ही अर्न करता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंडियन रेलवेज के फ्रेट से होने वाले रेवेन्यू में महज 2 to 2.5% का ग्रोथ रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि बीते वर्षों में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6 to 7% के बीच है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि देश के हाईवेज लगातार रेलवेज की जेब काट रहे हैं। अब हालांकि नेशनल रेल प्लान के तहत गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रेलवेज के शेयर को बढ़ाकर 45% तक ले जाने का है, जिसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। मगर अभी की स्थिति देखकर यह आंकड़ा थोड़ा ओवर एम्बिशियस लगता है। आखिरकार यदि हम स्पेसिफिकली फ्रेट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह बात सही है कि रेलवेज उसके लिए इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली बेटर दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में रेल में फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। मगर रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और इनएफिशिएंट कार्गो हैंडलिंग की वजह से इंडियन रेलवेज लगातार अपना शेयर खोता जा रहा है। इसी तरह इंडियन रेलवेज का एक प्राइम बॉटलनेक इसका लैक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से देश के कोस्टल एरिया या पोर्ट्स और रिमोट एरियाज तक इसकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। इसके चलते केवल रेलवेज की मदद से फ्रेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरी तरफ हाईवेज के पास एक अनड्यू एडवांटेज और भी है, जिसकी वजह से वो लगातार रेलवेज को मात दे रहा है। आइए अब हम इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आप इस बात को भी समझते ही होंगे कि हमारा देश जियोग्राफिकली काफी ज्यादा डाइवर्स है, जहां थार के रेगिस्तानों से लेकर नॉर्थ ईस्ट के डेंस फॉरेस्ट और नॉर्थ के हिमालयन रेंजेस से लेकर साउथ इंडिया के कोस्टल एरियाज तक सब कुछ देखने को मिलते हैं। ऐसे में इंडिया के लिए रेलवे ट्रैक्स के इंस्टॉलेशन के कंपैरिजन में रोड्स बनाना कहीं ज्यादा इजी और इकोनॉमिकल है। साथ ही रेलवेज के एक्सपेंशन से पहले उस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल कंसिडरेशंस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाईवेज की राइजिंग सुप्रीमेसी हमें इसके एक्सपेंशन में भी देखने को मिलती है, जहां गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं कि ईयर 2005 में देश में कुल हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स की लेंथ लगभग बराबर थी। इन दोनों की लेंथ लगभग 65,000 किलोमीटर के आसपास ही थी, मगर बीते 20 ईयर्स में इसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है।
जहां 2024 तक रेलवे नेटवर्क बढ़कर तकरीबन 70,000 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है, वहीं हाईवेज की लेंथ बढ़कर लगभग 1 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई है। ऐसे में आज देश के हाईवेज कहीं ज्यादा कनेक्टेड, फार रीचिंग और कन्वीनियंट हो चुके हैं। जहां बीते एक दशक में बॉर्डर रोड अथॉरिटी और NHAI ने मिलकर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में न जाने कितने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, फिर चाहे वो 19,000 फीट की ऊंचाई पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड को कंप्लीट करने की बात हो या फिर रिकॉर्ड समय में नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन पूरा कर देने की बात। नतीजा ये हुआ कि भारत ने बीते कुछ सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है कि आज USA के बाद इंडिया में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क मौजूद है और आज भी देश भर में नए एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज बनाने का काम दिन दूनी रात चौगनी गति से चल रहा है। अब हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इस बीच इंडियन रेल नेटवर्क में कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, बल्कि इस बीच रेलवे स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन और सिंगल लाइन को डबल और डबल को ट्रिपल करने जैसे काम काफी तेजी से हुए हैं। यही नहीं, भारत में भी जापान की तरह बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, मगर इनके बाद भी देश के जियोग्राफिकल एरियाज के कवरेज के मामले में रेलवेज हाईवेज से काफी पिछड़ गया है। हालांकि रेलवे एक्सपेंशन के इस लैग के लिए कॉम्प्लेक्स लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और फाइनेंशियल कंसिडरेशंस जैसे इश्यूज भी जिम्मेदार हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। तो चलिए अब हम रेलवेज वर्सेस हाईवेज के इस एंड गेम का कंक्लूजन भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे इस सवाल का जवाब और इस इश्यू से रिलेटेड फ्यूचर इनसाइट हमें देश के एक्स रेलवेज मिनिस्टर सुरेश प्रभु के एक पुराने स्टेटमेंट में देखने को मिलता है, जहां 2016 में हुए इंफ्रा मिनिस्ट्रियल इवेंट के दौरान सुरेश प्रभु जी का कहना था कि देश में रेलवेज और हाईवेज को एक दूसरे से कंपीट नहीं बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बट ये होगा कैसे? यहां हमें समझना होगा कि इंडिया जैसा विशाल, विविध और विकासशील देश यानी ह्यूज, डाइवर्स और डेवलपिंग नेशन किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि उसे अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट और अपने नेशन की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो किसी एक को अधिक प्रायोरिटी या किसी दूसरे को नेग्लेक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां भारत का रेलवेज नेटवर्क उसकी बैकबोन का काम कर सकता है, जो देश की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट को बैकिंग और मच नीडेड स्ट्रेंथ देगा, जबकि भारत के हाईवेज उसके नर्वस सिस्टम्स की तरह काम करेंगे, जो उसे वो रीच और रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज तक का पेनिट्रेशन प्रोवाइड कराएंगे, जो देश को लास्ट माइल तक कनेक्ट कर सके। अगर हम चाइना के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पाथ पर नजर डालें तो उसमें भी चाइना के हाईवेज ने ही एक प्राइम रोल प्ले किया है। जहां चाइना का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसके हिंटरलैंड तक केवल इसलिए पहुंच पाया क्योंकि चाइना ने अपने रोड्स नेटवर्क को डेवलप करने पर खास ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि आज चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट है और उसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। भारत का हाईवे प्रोग्राम भी बिल्डिंग अ नेशन नॉट जस्ट रोड्स के टैगलाइन के साथ इसी बात से प्रेरित दिखाई देता है। दूसरी तरफ यहां इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए अपने इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को भी साथ साथ डेवलप करना होगा। यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट ने देश की इन नीड्स को समझते हुए बीते एक दशक में हाईवे डेवलपमेंट के साथ साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट और गति शक्ति के रूप में मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए उसकी बैकबोन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही इंडिया को भी अपनी बैकबोन इंडियन रेलवेज पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जहां रेलवेज की एफिशिएंसी, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कुछ और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे एक बार फिर इंडियन रेलवेज का वो सुनहरा दौर वापस आ सकेगा जिस पर हम सबको गर्व हो। इंडियन रेलवेज के लिए ये जरूरी है कि वो प्रीमियम ट्रेन्स और एसी पैसेंजर्स के साथ साथ आम भारतीय ट्रैवलर्स के सफर को भी आसान बनाने की दिशा में कुछ कारगर कदम उठाए। आफ्टर ऑल, डेटा के अनुसार इंडियन रेलवेज में सफर करने वाले 95% से ज्यादा लोग नॉन एसी क्लास में ही सफर करते हैं। अब हालांकि इस बारे में इकोनॉमिक पंडित लोग अभी से इस बात का अनुमान लगाने लगे हैं कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट की ओर से इंडियन रेलवेज के लिए कुछ भारी भरकम पैकेजेस की घोषणा हो सकती है।
मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये नया बजट हमारे इंडियन रेलवेज के लिए क्या तोहफा लेकर आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।